नमस्कार मित्रों, यदि अचानक आपकी छाती में असहनीय दर्द उठने लगे, छाती में भारीपन हो जाए या आपको सांस लेने में परेशानी आए, आप हाँफने लगे या आपको थोड़ा बहुत चलना फिरने में भी परेशानी होने लगे, तो आप तुरंत समझ लाइए आइए कि आपको या तो हृदय संबंधी किसी गंभीर रोग का खतरा हो गया है या आपको हार्ट अटैक आने वाला है या हार्ट अटैक आ गया है। क्योंकि ये सारे लक्षण जो हार्ट अटैक होते हैं उससे पहले के लक्षण हैं। ऐसे में आपके सामने दो स्थितियां रहती हैं। पहली स्थिति है कि आप तत्काल इसके लिए किसी डॉक्टर से संपर्क करेंगे, या फिर यदि थोड़ी भी आपने लापरवाही दिखाई तो निश्चित है कि ऐसे लक्षणों के बाद आप अचानक बेहोशी में चले जाएं। तब आपके पास आपके हाथ में कुछ नहीं बचता है। आपके घर के जो सदस्य होते हैं, आपके जो अभिभावक होते हैं, उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो आपको किसी हॉस्पिटल में ले जाएं। हॉस्पिटल का अपना तरीका है, डॉक्टर अपनी तरह से इलाज करेंगे और उनके हाथ में भी नहीं है कि वो आपके जीवन को बचा सकें, आपको ज़िंदा रख सकें, आपको स्वस्थ रख सकें। क्योंकि ये भी आपके ऊपर निर्भर है, आपके परिवार के ऊपर निर्भर है कि वो उसके ऊपर कितना खर्चा करना चाहते हैं और कितनी जल्दी किसी अस्पताल में आपकी भर्ती कराना चाहते हैं। लेकिन इससे बचने के लिए ऐसी कठिन परिस्थितियां सामने आएँ, ऐसी जटिल स्थितियां आप और आपके परिवार के सामने आन बने या फिर आपकी ज़िंदगी पर बनाए, तो इससे बचने के लिए एक सहज साधारण सा उपाय है कि आप इनसे बचने के प्रयास 30-32 साल की उम्र से ही करने लगें। आप बहुत कुछ करते हैं, आप दिन में 2 बार ब्रश करते हैं, आप दिन में और भी कई चीज़ें करते हैं, लेकिन आप अपने शरीर के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में रत्ती भर भी नहीं सोचते। और यदि आप सोचेंगे तो आप निश्चित रूप से न केवल स्वस्थ बने रहेंगे, बल्कि आप अपनी उम्र में 15 से 20 साल ऐड भी कर सकते हैं। आप 15 से 20 साल ज़्यादा जिंदा भी रह सकते हैं। क्योंकि आजकल जो आधुनिक जीवन शैली है, आधुनिक खान पान है, हम जैसा जीवन जी रहे हैं उससे निश्चित रूप से हमारी जीवन रेखा है 60-65 के आसपास आकर अटक गई है। इससे ज़्यादा जिंदा रहना, ज़्यादा स्वस्थ रहना तो असंभव सा हो गया है। यदि आपको उम्र को 70 से बढ़ाना है, 65-75 तक ले जाना है, तो निश्चित रूप से सहज साधारण उपायों को करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप नियमित रूप से योग क्रियाएँ करें, योग अभ्यास करें। योग के बहुत सारे प्रारूप हैं, सहज प्रारूप हैं, योग की सहज साधारण क्रियाएँ भी हैं, जिनके अभ्यास से, जिनकी साधना से आप अपने को स्वस्थ रख सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से अपने शरीर को बचा सकते हैं। यदि आप किसी विशेष रोग से बचना चाहते हैं, कि आज विशेष रोगों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, इसमें हृदय रोग भी आ जाता है और अन्य रोग भी आ जाते हैं। यदि ऐसे रोगों से बचना है तो भी आपके लिए सहज साधारण योगासनों का, योग अभ्यासों करना बहुत आवश्यक है। यदि आपको लगता है कि आप हृदय संबंधी रोगों की तरफ बढ़ रहे हैं या आपको हृदय रोग हो गया है, तो आपके लिए और कुछ करें ना करें, 2 उपाय सहज से हैं। इनको आप निश्चित रूप से करना शुरू कर दीजिए। ये उपाय सहज साधारण से हैं। आप घर में अपने बिस्तर पर कर सकते हैं, अपने डाइनिंग रूम में कर सकते हैं, अपनी छत पर कर सकते हैं, अपने लॉन में कर सकते हैं। यहाँ भी आपको जगह मिले वहाँ कर सकते हैं। यदि आपके आसपास कोई गार्डन है, आपके घर में कोई गार्डन है, तो गार्डन में भी कर सकते हैं या आसपास किसी गार्डन में कर सकते हैं। खुले में करेंगे तो उसका और अच्छा लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है, यदि आप इन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपका हृदय इतना मजबूत हो जाएगा, इतना सशक्त बन जाएगा कि आपको अन्य रोग तो प्रभावित करेंगे, लेकिन हृदय संबंधी रोग की संभावना 0 हो जाएगी। तो ये ऐसे उपाय हैं, आप करिए, कभी भी करिए, नोट कर लीजिए। इसके लिए पहला उपाय है कि आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। नाड़ी शोधन का अर्थ है जो नाड़ियाँ हमारे शरीर के अंदर होती हैं उनको शोधन करना। नाड़ियाँ खून की रक्त वाहिनियाँ नहीं हैं, नाड़ियाँ वो सूक्ष्म तंत्रिकाएँ हैं जो हमारे शरीर के अंग के साथ में और अंग की कोश की संरचना है उनके साथ जुड़ी रहती हैं। ये हमारे शरीर के अंदर प्राण वायु का प्रवाह करती हैं। प्राण से जीवन चलता है, प्राण से ही हम जिंदा हैं और प्राण से ही हम स्वस्थ हैं। प्राण की पहली चोट हमारे शरीर पर लगी तब हमारे जीवन के अंदर, हमारे मांसपिंड के अंदर जीवन का संचार हुआ। और जब तक हमारे शरीर में प्राण का प्रभाव बना रहता है तब तक हम स्वस्थ भी रहते हैं, जीवित भी रहते हैं। तो जो हमारे अंदर की नाड़ियाँ हैं वो प्राण का प्रभाव करती हैं। योग शास्त्रों में तो ऐसी 72,786 नाड़ियों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है, लेकिन आधुनिक शोधकर्ता तो इसके बारे में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं प्राप्त कर पाए हैं। हाँ, ये निश्चित है कि जो चाइनीज़ एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर है, वहाँ के लोगों ने अवश्य नाड़ियों को
पहचान की है, नाड़ियों का महत्व को जाना है, लेकिन वो लोग भी अपने 3-4 हज़ार साल के इतिहास में 1000-1200 से ज़्यादा नाड़ियों की पहचान नहीं कर पाए, और इन 1000-1200 नाड़ियों से उन्होंने पूरे शरीर के अंगों को जोड़ दिया है। लेकिन योग में तो 7,800 नाड़ियों का वर्णन किया गया है। ये नाड़ियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें से बहुत सारी जो नाड़ियाँ हैं वो हमारे सुख तंत्रिकाओं से जुड़ी हुई हैं। कई तो नाड़ियाँ ऐसी हैं जो हमारे बुद्धि से, हमारे जो मनशक्ति है उसके साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन उसमें से कुछ विशेष नाड़ियाँ ऐसी हैं जो हमारे उन अंगों के साथ जुड़ी हुई हैं जिनसे निरंतर हमें खतरा बना रहता है। उनमें एक अंग हृदय भी है, किडनी भी है, फेफड़े भी हैं, मस्तिष्क है, लेकिन हृदय से संबंधित कुछ जो नाड़ियाँ हैं वो सहजता से श्वास से प्रभावित होती हैं। और यदि आप निरंतर इन श्वास संबंधी प्राणायाम की क्रियाओं का अभ्यास करते हैं तो ये नाड़ियाँ शुद्ध बनी रहती हैं और धीरे धीरे पूरे शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है। आप जैसे सुबह प्रातःकाल उठ के शौच को जाते हैं, मलमूत्र त्याग करते हैं, तो उसके माध्यम से आप शरीर की सफाई करते हैं और उसके बाद आप अपने आप को तरोताज़ा और स्फूर्तिवान अनुभव करने लगते हैं। आप रात्रि को सोते हैं और प्रातः जब नींद से उठते हैं तो अपने शरीर को एक ऊर्जावान स्थिति में अनुभव करते हैं। ठीक उसी प्रकार जब आपकी नाड़ियाँ का जब मल शोधन हो जाता है, नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं, तो आपके शरीर की जो सारी स्थिति है वो भी उतनी निर्दोष हो जाती है और अंग भी आपके उतने निर्दोष हो जाते हैं। तो आप नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए कभी प्रातःकाल खाली पेट अपने पलंग पर बैठ सकते हैं, कुर्सी पर बैठ सकते हैं, आप अपने डाइनिंग रूम में बैठ सकते हैं, जहाँ आप भी जगह मिले वहाँ बैठ सकते हैं। और इसके लिए सबसे अच्छा तो है कि पद्मासन का प्रयोग करें। पद्मासन को योग आसनों में आसनों का राजा कहा गया है। यदि पद्मासन बैठने में परेशानी आती है तो सुखासन में बैठ सकते हैं, और सुखासन में बैठ के अपनी कमर को, अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, गर्दन को तना हुआ रखना है, और आँखें हैं आपकी आँखें सामने की तरफ पृथ्वी के समानांतर होनी चाहिए, छाती आगे निकली होनी चाहिए, और आपके जो कंधे हैं वो खिंचे हुए एक शिथिल अवस्था में रहने चाहिए। इस अवस्था में बैठ के आपने नाड़ी शोधन का अभ्यास करना है। इसमें सबसे पहले आपको जो बायां नासा द्वार है, जो हमारा लेफ्ट नोस्ट्रल है, उससे श्वास को खींचना है, और दक्षिण नासा द्वार यानी कि राइट जो हमारा नोस्ट्रल है उससे सांस को बाहर निकालना है। फिर इसकी विपरीत क्रिया करनी है, फिर दाहिने से सांस को खींचना है और बाएं नासा द्वार से निकालना है। वैसे प्राणायाम की 3 क्रियाएं, 3 स्टेप बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहला स्टेप होता है श्वास को खींचना, दूसरा है श्वास को अंदर रोकना, और तीसरा है श्वास को छोड़ना। वैसे प्राणायाम की क्रिया हमेशा श्वास छोड़ने से शुरू होती है। श्वास छोड़ के आपको श्वास भरना चाहिए, ये प्राणायाम की शुरुआत होती है। तो जो श्वास को आप ग्रहण करते हैं उसको आप रेचन क्रिया कहते हैं, जो श्वास को रोकते हैं उसको कुम्भक क्रिया कहते हैं, और जब आप श्वास ग्रहण करते हैं उसको आपने, तो ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। श्वास ग्रहण करने को पूरक क्रिया कहा जाता है, तो इनका अभ्यास करना है। लेकिन यदि आप हृदय संबंधी रोगी हैं तो आप कुम्भक ना करें, कुम्भक का अभ्यास बाद में करें। लेकिन जिस दिन से आपने कुम्भक को साधना शुरू करते हैं तब से आपकी शरीर की जो क्षमता है, शरीर का स्वास्थ्य है, वो बढ़ने लग जाता है, आप निरोग की तरफ बढ़ने लगते हैं। ऐसे लोग जो कुम्भक के स्वाद प्राणायाम की क्रियाएं करते हैं वो निरोगी रहते हैं और शतायु बनते हैं। लेकिन आपको शुरू में कुम्भक का प्रयोग नहीं करना, सिर्फ आपने एक नासा द्वार से श्वास को खींचना है और दूसरे नासा द्वार से निकालना है, और फिर इसके विपरीत करना है। दाहिने से या जिससे आपने श्वास को निकाला है उससे श्वास को खींचना है, और इससे आपने श्वास प्रथम बार भरा था उसे श्वास को निकालना है। ये क्रम निरंतर चलते रहना चाहिए। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, कोई फोर्सफुल आपने एफर्ट नहीं करने, सहजता से श्वास ग्रहण करना है, अंदर रोकना नहीं है, श्वास को निकाल देना है। ये क्रिया निरंतर चलते रहनी चाहिए। आपकी सामर्थ्य के अनुसार शुरुआत में आप इसको 2 से 3 मिनट तक कर सकते हैं, और धीरे धीरे इसका अभ्यास आपको बढ़ाना चाहिए। बढ़ाएंगे तो आपको उसका अच्छा लाभ मिलेगा। यदि आप हृदय संबंधी रोगी हैं तो उस प्राणायाम को करने से आपको 15 दिन के बाद लाभ अनुभव होने लगेगा। छाती का भारापन, छाती का तनाव जो है इसे समाप्त होने लगेगा। आप सहजता से श्वास ले पाएंगे, चलने फिरने में परेशानी नहीं आएगी, आपको कमजोरी का एहसास नहीं होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आप हृदय संबंधी इलाज ले रहे हैं, टैबलेट्स दवाइयाँ ले रहे हैं, उनकी मात्रा घटने लगेगी। और इसके साथ में यदि आप
एक और प्रयोग कर सकें। वो प्रयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो प्रयोग है अर्जुन की छाल का। अर्जुन वृक्ष के बारे में सुना होगा, उसकी वृक्ष की छाल आती है। ऐसा अर्जुन का वृक्ष जो 10 साल से पुराना हो, उसकी छाल आप जो ट्विग जो उसकी बार्क होती है वो आप प्रयोग कर सकते हैं। वैसे बाज़ार में मिल जाती है, तो बाज़ार में ताज़ा हो, ज़्यादा पुरानी ना हो, घुन लगी ना हो, कीड़े ना लगे हों, ऐसी छाल लेकर आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी छाल का प्रयोग आपने 10 ग्राम की मात्रा में लेना है। 10 ग्राम की मात्रा में लेके या तो उसका पाउडर बना के आपको जल के साथ सेवन करना है, या फिर उस छाल को पानी में भिगो कर और रात भर रहने दीजिए। दूसरे दिन उसको पानी को छान कर आप पी सकते हैं। खाली पेट पिएंगे तो भी अच्छा है, और यदि नाश्ते के बाद इसको सेवन करेंगे तो भी ये प्रभावी है। उसका नियमित रूप से सेवन करिए। या फिर अर्जुन छाल का आप घी के अलावा आप दूध में खीर बना के प्रयोग करेंगे तो भी वो आपके लिए बहुत उपयोगी है। दूध में, जैसे बार बार कहता हूँ, दूध डेयरी का ना हो, दूध भैंस का भी ना हो तो भी अच्छा है। यदि गाय का दूध मिले तो सर्वोत्तम है, क्योंकि गाय का दूध औषधीय गुणों से संपन्न है। भैंस के दूध में चर्बी की मात्रा ज़्यादा होती है, और ऐसी चर्बी होती है जो आपके शरीर में जाके नुकसान पहुंचाती है। ऐसी चर्बी जो आपके लीवर में संचित होने लगती है, आपके खून की नलियों के अंदर जमा होने लगती है, और वो आपको पुनः हृदय रोगी की तरफ ले जाती है। लेकिन आपने ऐसे दूध का प्रयोग करना है जिसकी चर्बी, जिसके अंदर जो फैट की मात्रा होती है वो आपके लिए उपयोगी हो, आपको लाभ प्रदान करे। तो आपने अर्जुन की खीर का प्रयोग कर सकते हैं, अर्जुन की छाल का पानी के साथ प्रयोग कर सकते हैं, और दूसरा आप नाड़ी शोधन प्राणायाम का निरंतर अभ्यास कर सकते हैं। वैसे यदि आप हृदय से पूरी तरह मुक्ति चाहते हैं और अपने शरीर पर तेज चाहते हैं, आप अपने चेहरे की आभा को बढ़ाना चाहते हैं, आप अपनी बुद्धि में वृद्धि करना चाहते हैं, आपकी जो मानसिक स्थिति है उसमें क्रोध की भावना को समाप्त करके आप चिंतन और मनन की प्रक्रिया में जाते हैं, आप यदि अपनी निर्णय की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इसके साथ भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास भी कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम का आपने सुना होगा। भस्त्रिका प्राणायाम में आप या तो सुखासन में बैठ सकते हैं या फिर पद्मासन की स्थिति बैठ के आप प्रातःकाल खाली पेट इसको करेंगे। पहले आप नाड़ी शोधन का प्राणायाम करेंगे, उसके बाद आपने भस्त्रिका का अभ्यास करना है, और भस्त्रिका के दौरान आपको गहरा श्वास खींचना है और गहरा श्वास ही छोड़ना है। कुंभक का यहाँ भी प्रयोग नहीं करना, आपने सिर्फ श्वास को खींचना है, श्वास को पूरक के रूप में अपने फेफड़ों में भरना है, और फिर उसका रेचन करना है, श्वास को बाहर निकाल देना। ये क्रम निरंतर चलते रहना चाहिए, और इसकी क्रिया भी आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। लेकिन प्रारंभ में 15 से 16 बार इस क्रम को करें। ऐसे 3 या 4 स्टेप के रूप में कर सकते हैं, और जैसे जैसे आपकी सामर्थ्य बढ़ती है, आपके स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, आपको लगता है कि आप ज़्यादा ऊर्जावान होने लगे हैं, आप अपने आप को ज़्यादा स्वस्थ और शक्तिशाली अनुभव करने लगे हैं, तो इस प्रयोग को आप बढ़ा सकते हैं। ये बहुत अद्भुत चमत्कारी प्रयोग हैं, और इनके 15 से 20 मिनट के निरंतर अभ्यास से आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो शक्ति है, चाहे वो चिंतन शक्ति है या शारीरिक शक्ति है या फिर स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य है तो बहुत अच्छा उभर आता है। आपके चेहरे पर आभा निखरने लगती है, आपकी डिसीजन पावर बढ़ जाती है, आप व्यापार में अच्छे डिसीजन ले पाते हैं, परिवार में शांति बनी रहती है। और सबसे बड़ी चीज़ है, जो भविष्य में आपके सामने खतरा हो सकता है, क्योंकि एक खतरा सभी के सामने है कि कब कौन बीमार पड़ जाए, और बीमार तो सहजता से कोई बुखार खांसी तो आजकल होती नहीं है। बुखार जब बीमार पड़ता है तो लंबी बीमारी पर चला जाता है, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, और महीनों तक हॉस्पिटल का चक्कर काटने पड़ सकते हैं, या फिर महीनों तक अस्पताल में रहना पड़ सकता है। अस्पतालों की फीसें आप अच्छे से समझते ही हैं, और अस्पताल में क्या कुछ हो सकता है आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि अस्पताल से बहुत कम लोग हैं जो गंभीर अवस्था में घर स्वस्थ होकर लौटते हैं। अन्यथा अस्पतालों से गंभीर अवस्था में इलाज करा के लौटना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप निश्चित रूप से इन अभ्यासों के माध्यम से न केवल निरोगी रह सकेंगे, बल्कि गंभीर से गंभीर बीमारी का समाधान भी कर सकेंगे, और दीर्घायु भोग सकेंगे, परिवार के सुख शांति से रह सकेंगे। आप सुख शांति से रहेंगे तो परिवार भी प्रसन्नचित रहेगा, आपका जो पैसा है, आपने जो जीवन भर कमाया है, उसका सदुपयोग हो पाएगा। अन्यथा आपके लिए मकान, दुकान, बैंक बैलेंस का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि यदि आप स्वस्थ हैं, निरोगी हैं, तभी उनका महत्व। अन्यथा आपका जोड़ा हुआ
जो धन है वो किसी काम आने वाला नहीं है। आएगा तो इलाज पे काम आएगा, और यदि किसी को उससे लाभ होने वाला है तो अस्पताल और डॉक्टरों को होने वाला है। तो इस बात का आप सोच लीजिए। यदि आपको हृदय संबंधी कोई शंका लग रही है, आपके छाती में कोई भारीपन ऐसी शिकायतें लगती हैं, तो अनिश्चित रूप से आप इन 2 प्राणायाम का अभ्यास शुरू करिए। और यदि आप इन प्राणायाम को अभ्यास करेंगे तो 90 साल की उम्र में ये आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि 90 साल की उम्र में आपको दूसरे रोगों का प्रकोप तो कभी कभी हो सकता है, लेकिन हृदय रोग कभी नहीं होगा। हृदय में किसी तरह की विकार विकृति पैदा नहीं होगी। और आपके लिए यदि ये मेरा वीडियो पसंद आए तो आप अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए, बहुत सहजता से उनको भी इससे लाभ मिल सके। और यदि आपने कोई मेरे को सूचना देनी है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझे सूचित कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।